25 साल पहले बोरिस निकोलाएविच येल्सिन ने इस्तीफा दिया, आपको सत्ता सौंपी और आपसे कहा कि रूस का ध्यान रखना। अब 25 साल बाद आप क्या सोचते हैं? पुतिन ने अभी अभी अपना साल के अंत का प्रश्नोत्तर सत्र किया और यह बिल्कुल भी योजना के अनुसार नहीं हुआ। रूसी नागरिकों ने हर एक मुद्दे पर उनका सामना किया। यूक्रेन युद्ध, अर्थव्यवस्था और जाहिर है देश के अंदर सेंसरशिप। ऐसा लगता है कि पुतिन ने अपना ज्यादातर समय अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगने में ही बिता दिया, लेकिन ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक रूसी सैनिक को सेना में भर्ती होने पर बड़ा बोनस देने का वादा किया गया। जब वह मोर्चे पर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है और उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिलता। जिन चीजों का उससे वादा किया गया था उनमें से कुछ भी नहीं। खैर, उन परिवारों में से एक ने वास्तव में राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव पुतिन का सामना किया। देखिए। मैं एक शहीद सैनिक की विधवा हूँ। हम नोवोसिबिर्स्क शहर में रहते हैं और हमारे 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 और 6 साल है। तो सवाल ये है कि फिलहाल मुझे शहीद सैनिक की पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। मेरे पति ने जनवरी 2024 में अपनी जान गंवा दी। उस साल 10 दिसंबर को मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र मिला और आप जानती हैं, तब से 1 साल बीत गया है और हमें अभी तक ये पेंशन नहीं मिली है। क्या इन आवेदनों पर विचार करने की समय सीमा को तेज किया जा सकता है ताकि आजीविका कमाने वाले की मृत्यु के आधार पर मिलने वाली पेंशन समय पर आवंटित की जा सके? क्रिस्टीना, सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, संबंधित सेवाओं की ओर से हुई इस भारी देरी के लिए। आपके मामले में ये जल्द हल होगा। पुतिन कहते हैं यह गलती थी, वह इसे ठीक करवाएंगे और मैं उन पर विश्वास करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि इस महिला को जो भी वादा किया गया था वो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर पुतिन से अपना हक मांगने में सक्षम रही। लेकिन लाखों अन्य रूसी नागरिकों के लिए जो वही हालात झेल रहे हैं, उनके लिए भुगतान में देरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की विशेषता है जिसे पुतिन ने बनाया है। रूस के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, इसलिए सरकार सैनिकों को पुतिन द्वारा वादा किया पैसा न देने के नए बहाने बना रही है। अब ये मुद्दा पहली बार यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद सार्वजनिक चर्चा में आ रहा है। आर्थिक संकट उन सबसे बड़े सवालों में से एक बन गया है जो रूसी लोग साल के अंत के इस प्रसारण के दौरान पुतिन से पूछना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था पर इतने सवाल थे कि पूरी कॉन्फ्रेंस को इसी में समेट सकते हैं। पुतिन बार बार कहते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यूरोपीय अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन सवाल असल में उनसे यही पूछ रहे हैं, अरे मैं रूस के उस दूर इलाके में रहता हूँ जहाँ बहुत तेल और गैस है, लेकिन हमारे पास सड़कें नहीं है, क्या आप हमें सड़कें और खाना दे सकते हैं? और फिर पुतिन माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसे जल्दी ठीक करवा देंगे, लेकिन इन सभी आर्थिक सवालों पर जाने से पहले मैं उनके विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मोर्चे पर ऐसा लगता है कि डिमेंशिया पुतिन पर हावी हो रहा है। 73 साल की उम्र में भी वह अब भी वही कुपोष्क झूठ दोहरा रहे हैं जो वह अब तक कहते आ रहे हैं। वह दावा करते हैं कि शहर रूसी नियंत्रण में है, लेकिन खुद रूसी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पहले देखे उन्होंने क्या कहा, फिर मैं दिखाऊंगा रूसी लोगों ने कैसे विरोध किया। खार्किव क्षेत्र में, जैसा कि ज्ञात है, कुपियांस्क शहर कुछ हफ्ते पहले हमारे नियंत्रण में आ गया था। हमारी सेना ने वहां शहर पर नियंत्रण किया था। फिलहाल वे पश्चिमी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ऑस्कोल नदी के बाएं किनारे पर मौजूद समूह को खत्म करना और एक और बस्ती जो कि एक जंक्शन स्टेशन है, कुपियांस्क ओज़्लवोय को अपने कब्जे में लेना। लेकिन इस जगह घिरा हुआ समूह काफी बड़ा है। ये 15 बटालियन है। मैं पहले ही इस पर बात कर चुकी हूँ। 3500 कर्मी। 3500 कर्मी। ठीक है। जब वो कूपन वाले सवाल का जवाब दे रहे थे, उसी दौरान किसी ने एक सवाल भेजा
जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। और मेरा सच में मतलब है, ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, जैसे फुटबॉल स्टेडियम के आकार की स्क्रीन। और इस स्क्रीन पर पुतिन ने निश्चित रूप से देखा कि क्या पूछा गया था। ये है कुपियांस में पूछा गया सवाल। VSU सदस्य, यूक्रेनी सेना हमें परेशान कर रही है और आप कहते हैं हमारे पास पूरा शहर है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये वही सवाल था जिसे सभी ने देखा, पुतिन समेत। रूसी युद्ध ब्लॉगर ऑनलाइन इस घटना को फॉलो कर रहे हैं और पुतिन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस टिप्पणी पर ध्यान दें। रूसी विश्लेषक पुतिन के दावे का विरोध करते हैं कि उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों की 15 बटालियन घेर ली है। वे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि केवल ऊपर से आने वाली रिपोर्टें ही सच होती है, पुतिन से सिर्फ सच ही मिलता है। अब इसके बाद उनसे उन वार्ताओं के बारे में भी पूछा गया जो इस समय चल रही हैं, और मेरा मानना है कि यह एक बहुत नैतिक सवाल था। अगर पुतिन शांति वार्ता नहीं मानते तो क्या सभी मौतों के लिए वही जिम्मेदार है? तो ये उनका जवाब था, सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप के पास शांति समझौता है। यूक्रेन बहुत बड़े समझौते पेश कर रहा है, फिर भी आप लोग युद्ध की ही बात करते रहते हैं। मिस्टर राष्ट्रपति, अगर आप ट्रंप की शांति पेशकश ठुकरा देते हैं, क्या 2026 में यूक्रेनियों और रशियों की मौत के लिए आप जिम्मेदार होंगे? हम खुद को लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया था। ये युद्ध 2014 में हुए तख्तापलट, संविधान विरोधी तख्तापलट, सशस्त्र तख्तापलट के बाद शुरू हुआ था और कीव शासन के नेताओं द्वारा यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई थी। हमारी तरफ से हमने डोनेत्स्क और लुहांस्क की उस समय अलग हो चुकी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने से खुद को रोक लिया था। और जब हमें धोखा दिया गया और मिन्स्क समझौते लागू नहीं किए गए, तो हमें उस युद्ध को समाप्त करने के लिए सशस्त्र बलों का सहारा लेना पड़ा, जो कीव शासन ने पश्चिमी देशों के समर्थन से शुरू किया था। और राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त करने, इस संघर्ष का अंत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि वो इस प्रयास में काफी ईमानदार हैं। और इसके अलावा एंकरेज में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक के दौरान हमने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावों पर सहमति जताई और लगभग उन्हें मंजूरी भी दे दी। तो ये कहना कि हमने किसी भी चीज को अस्वीकार किया है अनुचित है और इसका कोई आधार नहीं है। मॉस्को में एक प्रारंभिक बैठक के दौरान हमें एक प्रस्ताव दिया गया था और हमें कुछ समायोजन करने के लिए कहा गया था। जब मैं एंकरेज पहुंची तो मैंने कहा था कि ये हमारे लिए कठिन फैसले होंगे, लेकिन फिर भी हम इस समझौते के लिए तैयार हैं जो हमें प्रस्तावित किया गया था। तो ये कहना कि हमने किसी भी चीज को अस्वीकार किया है या मना किया है, ये अनुचित और निराधार है। तो अब गेंद पूरी तरह से हमारे पश्चिमी तथा कथित विरोधियों के पाले में है, कीव शासन के प्रमुखों के पास सबसे महत्वपूर्ण रूप से, और उनके यूरोपीय प्रायोजकों के पास। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी तैयार हैं। अब चलिए रूस के अंदर जीवन स्तर पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर रूसियों के लिए। एक रूसी नागरिक ने हमसे एक सवाल पूछा था जो फिर से स्क्रीन पर था। सवाल था, आम रूसी लोग पॉपिन्स से भी बुरी हालत में क्यों रहते हैं, जो कि पापुआ न्यू गिनी के आदिवासी लोगों जैसे हैं। और कई रूसी यह दावा कर रहे हैं कि उनका जीवन स्तर उन लोगों से भी खराब है जो आदिवासी रूप से रह रहे हैं। हमारे पास एक और टिप्पणी है जो बड़ी स्क्रीन पर थी, और दिखाने से पहले मैं थोड़ा संदर्भ देना चाहता हूँ। इसे डायरेक्ट लाइन कार्यक्रम कहते हैं। रूसियों के पास पुतिन से बात करने का एक जरिया है, लेकिन एक सवाल में इसे सीधी लाइन नहीं बल्कि तमाशा बताया गया। किसी कारणवश यह भी बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया जब कैमरे बड़े स्क्रीन को दिखा रहे थे, लेकिन जल्दी ही कैमरा वहां से हटा लिया गया। हमारा एक और सवाल था रूस में पुतिन की पार्टी के बारे में। इस पार्टी का नाम यूनाइटेड रशिया पार्टी है और सवाल रूस के अंदर जीवन स्तर रूस के अंदर जीवन पर था। और इसमें कहा गया है, क्या यह अजीब नहीं है कि यह पार्टी
हर बार चुनावों में बहुमत जीतती रहती है। देश में जीवन स्तर गिर रहा है। शायद रूसी चुनाव एक कल्पना है। जैसा मैंने कहा, आज रूसी लोग पीछे नहीं हटे। और फिर हमारे पास रूस के अंदर इस नेशनल गार्ड के बारे में एक सवाल था। मुझे लगता है इसे रोसमोदार कहा जाता है। रूस के अंदर ये एजेंसी बहुत सारे विदेशी टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और रोब्लॉक्स को बैन कर रही है। वे ही पूरे देश में हो रही इंटरनेट बंदी के पीछे भी है। अब कुछ लोग पुतिन से सीधे इस संगठन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। खुशकिस्मती से पुतिन ने उस सवाल को बड़े ध्यान से टाल दिया, क्योंकि असल में हम सब जानते हैं कि इन सभी बैन के पीछे असली कौन है। और फिर हमारे पास बीबीसी के रिपोर्टर स्टीव रोसनबर्ग का एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है रूस में वही अकेले हैं जो पुतिन से नहीं डरते, क्योंकि हर साल वो कठिन सवाल पूछते हैं। और इस साल उनका सवाल ये था, सुनिए। स्टीव रोसनबर्ग। भविष्य के बारे में सवाल, रूस के भविष्य के बारे में। आप अपने देश और अपने लोगों के लिए, जैसा कि वे अभी हैं, उनके लिए कौन सा भविष्य बना रहे हैं? कौन सा भविष्य आप योजना बना रहे हैं? क्या इस भविष्य में यह कानूनी होगा कि कोई भी आम नागरिक सार्वजनिक रूप से किसी चीज से असहमत हो? क्या आप इस भविष्य में अपने देश के भीतर या विदेश में दुश्मनों की तलाश करेंगे? क्या मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल इंटरनेट को काटा जाएगा? क्या नई विशेष सैन्य कार्रवाइयां होंगी? शायद रूस कोई और रास्ता अपनाएगा। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि भविष्य हमारे हाथों में है, हम सभी के हाथों में है। लेकिन असल में रूस की सारी ताकत आपके हाथों में है। इसका मतलब है कि भविष्य भी जैसा होगा, क्या वह वही जारी रहेगा जो हम अभी देख रहे हैं? धन्यवाद। रूस का भविष्य क्या होगा? क्या हम जनता से असहमत लोगों को उनके कार्यों के लिए सजा देंगे? क्या हम इसे दंडित करने जा रहे हैं? आप जानती हैं, एक कानून है जिसे विदेशी एजेंटों के बारे में आलोचना की जा रही है। सम्मानित सहयोगी, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमने इसे आविष्कार नहीं किया है। ये कानून अमेरिका के कई राज्यों में मौजूद है। इसे 20वीं सदी के 30 के दशक में पेश किया गया था। इन सभी कानूनों में अमेरिकी कानून भी शामिल है, बहुत अधिक कठोर हैं। यहाँ तक कि इसमें जेल तक की आपराधिक जिम्मेदारी भी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुतिन ने अभी क्या कहा। यह सच है, पश्चिमी देशों में भी वह विदेशी एजेंट कानून है जिसके बारे में पुतिन बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह रूस के अंदर जैसा है उससे काफी अलग है। मुझे यूरोपीय देशों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून रूस की तुलना में काफी अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आपके पास विदेशी फंडिंग है और आप राजनीतिक लॉबिंग में शामिल हैं तो आपको इसका खुलासा करना पड़ता है। ये कानून न तो अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, न ही पत्रकारों को कोई लेबल देता है, न ही कलाकारों को और न ही एनजीओ को कोई लेबल देता है। और इसके अलावा यह कानून संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना पर लागू नहीं होता। ठीक है, यह कानून ऐसा नहीं कहता अगर आप विदेशी फंडिंग लेते हैं तो यह देशद्रोह है। यह सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप एक लॉबिस्ट है, अगर आप राजनीतिक रूप से शामिल हैं और आपको विदेशी फंडिंग मिल रही है तो आपको ये सरकार को बताना होगा। रूस में इस कानून के तहत हालात अलग है। यह कानून सिर्फ राजनीतिक लॉबिंग करने वालों पर नहीं बल्कि सभी पर लागू हो सकता है। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आप एक आम नागरिक है तो आपको विदेशी एजेंट का टैग दिया जा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि कानून सिर्फ विदेशी फंडिंग पाने वालों पर नहीं लागू होता। अगर आप विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे तो पुतिन आपको विदेशी एजेंट कह सकते हैं। अगर आप उस युद्ध की आलोचना करते हैं जिसे पुतिन ने शुरू किया तो वो आपको विदेशी एजेंट करार दे देंगे। और अगर आप क्रेमलिन के अंदर भ्रष्टाचार की जांच करते हैं तो आप निश्चित रूप से विदेशी एजेंट हैं। तो रूस में इस कानून का इस्तेमाल मूल रूप से आलोचना को चुप कराने के लिए किया जाता है, न कि सिर्फ विदेशी फंडिंग का खुलासा करने के लिए। सबसे खराब बात यह है कि रूस में विदेशी एजेंट होने के परिणाम अमेरिका से कहीं ज्यादा बुरे हैं। रूस में आपके बैंक खाते अधिकारियों द्वारा चिन्हित होकर सभी भुगतान गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। और इसके अलावा अगर आप विदेशी एजेंट हैं तो नियोक्ता आपको नौकरी देना नहीं चाहते और आयोजन स्थल भी आपके कार्यक्रमों की मेजबानी नहीं करना चाहते। और सबसे बुरा यह है कि आपको
आम रूसी नागरिकों से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब है कि पुतिन द्वारा विदेशी एजेंट टैग मिलने पर आपको दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये दोहराना जरूरी है कि विदेशी एजेंट टैग के लिए विदेशी सरकार या संस्था से पैसे लेना जरूरी नहीं है। रूस में अगर आप सिर्फ पुतिन की आलोचना करते हैं तो वह आपको विदेशी एजेंट कह देता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। खैर, चलिए वापस पुतिन के जवाब पर चलते हैं। आपने पूछा कि क्या कोई नई विशेष सैन्य कार्रवाई होगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ सम्मान से पेश आते हैं, अगर आप हमारे हितों का पालन करते हैं, हमारे हितों का सम्मान करते हैं, जैसे कि हम हमेशा आपके हितों का सम्मान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, हमारे साथ चाले चलते हैं, जैसे कि नेटो के पूर्व की ओर विस्तार के साथ हुआ था। आपने कहा था कि नेटो का पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, 1 इंच भी नहीं। ये सीधा उद्धरण था। जैसा कि कहा गया, हमने अपनी सुरक्षा में अपनी रुचियों की अनदेखी कर दी। आपने हमें धोखा दिया, व्यक्तिगत रूप से आपने, लेकिन पश्चिमी नेताओं ने आज की स्थिति को अपने ही हाथों से बनाया है और वे स्थिति को लगातार और गंभीर बना रहे हैं। हर समय ये कहते रहते हैं कि वे रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जितना मुझे पता है, आप यहाँ कई साल से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे समझती हैं, और जो लोग रूस के साथ युद्ध की बात करते हैं वे भी इसे समझते हैं। क्या हम सच में यूरोप पर हमला करने जा रहे हैं? ये बकवास है। मैं व्यक्तिगत रूप से वर्तमान नेटो महासचिव को जानती हूँ, जो नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मैं पहले नेदरलैंड्स जाती थी और वो एक समझदार व्यक्ति हैं, बहुत चालाक हैं, व्यवस्थित हैं और बहुत कुशल हैं, बहुत कुशल। वो पहले एक कुशल प्रधानमंत्री थे और नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और इसमें उनका भी कुछ योगदान है, लेकिन अब वो बकवास कर रहे हैं। आप रूस के साथ संभावित युद्ध के बारे में ये बकवास क्यों कर रहे हैं? वे तैयार होना चाहते हैं, खुद को रूस के साथ युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। क्या आप पढ़ सकती हैं? बस नई रणनीति पढ़िए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, और इसमें लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नेटो का एक प्रमुख खिलाड़ी, संस्थापक और मुख्य प्रायोजक है और अधिकांश फंडिंग संयुक्त राज्य अमेरिका से आती है, साथ ही उपकरण, हार्डवेयर और हथियार भी। तो नई अमेरिकी रणनीति, सुरक्षा रणनीति, रूस को दुश्मन या लक्ष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि नेटो के महासचिव हमारे साथ युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्यों? तो क्या वो पढ़ सकते हैं? आप नेटो को रूस के खिलाफ भड़का रही हैं ताकि रूस के साथ युद्ध हो सके। इसी समय नेटो का मुख्य देश हमें दुश्मन नहीं मानता। किसी हद तक मैं उनकी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाऊंगी। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हो। वीडियो में YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो पर बैन लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया ताकि हम पर कोई पाबंदी न हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंट लाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाही को ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते हैं। इस तरह हमें सिर्फ इसलिए खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापन दाता खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर
basicsinsider.com पर हमसे जुड़े। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।